अब आईक्यू मापने के कुछ तरीके हैं, बुद्धि मापन या परीक्षण आप कह सकते हो कि इंटेलिजेंस मेजरमेंट या टेस्टिंग। टेस्टिंग आप सिंगल बच्चे का कर सकते हो या एक ग्रुप में कर सकते हो। यहां पर यह कह रहा है कि प्रशासनिक आधार पर 2 प्रकार का बुद्धि परीक्षण है। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक औपचारिक रूप से हम बुद्धि परीक्षण करते हैं ना, उसकी बात की जा रही है। मान लो कि घर में आप कैसे भी बच्चों का अगर टेस्ट ले रहे हो तो अलग बात है। एक फॉर्मली जो टेस्ट लिया जाता है प्रॉपर तरीके से, जो स्कूल में टेस्ट लिया जाता है या बच्चों को बिठा कर टेस्ट लिया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रशासनिक आधार पर। यहां ये जो टेस्ट है वो 2 प्रकार के हैं। बताओ कौन कौन से? हाँ, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, पर्सनल इंटेलिजेंस टेस्ट। आप एक एक करके इस प्रकार से 1 बाय 1 टेस्ट ले सकते हो, और आप सामूहिक बुद्धि परीक्षण इस प्रकार से टेस्ट ले सकते हो, कलेक्टिव इंटेलिजेंस टेस्ट। इसका मतलब है कि आप बच्चों को इस प्रकार से बिठा दें और एक बोर्ड के ऊपर कोई सवाल दे दें या कुछ सवाल उनको दे दें और उनको बताएं कि आपको जो सीट मिली है उसको आप इस प्रकार से सोल्व करें अपने हिसाब से, और उसके बाद में आप उनका कैलकुलेशन निकालें कि किस प्रकार से किस बच्चे ने क्या परफॉर्मेंस की है। आपको आईक्यू का पता लग जाएगा बच्चों को। उसके बाद में यहां पर कह रहा है कि विषय वस्तु के आधार पर बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का है? 4 बुद्धि परीक्षण का आपको पता होना चाहिए कि किस किस प्रकार के 4 टाइप के इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। पहला है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, यानी कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें शब्द होते हैं, जिसमें कुछ थ्योरी होती है, जिसमें कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं जिनको पढ़ना होता है, नीचे कुछ ऑप्शन दिए होते हैं उसमें से टिक करना होता है। तो इस प्रकार का ये टेस्ट होता है जिसमें पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आईक्यू टेस्ट अनपढ़ का हो सकता है क्या? हो सकता है। जो स्कूल कभी नहीं गए उसका भी आईक्यू टेस्ट हो सकता है। लेकिन ये जो टेस्ट है इसके लिए बच्चे को पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो शाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण होता है वो केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए है, और इसमें प्रश्न और उत्तर होते हैं, लिखे होते हैं, उनको पढ़ना पड़ता है, उसका आंसर देना पड़ता है। इसमें भाषा और शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार का हो सकता है। व्यक्तिगत हो सकता है, सामूहिक हो सकता है। 1 बाय 1 आप ले सकते हो टेस्ट, आप पूरे क्लास में एक साथ बिठाकर टेस्ट ले सकते हो। तो ये भाषाई बुद्धि परीक्षण कहलाता है। उसके बाद में देखो अशाब्दिक। अशाब्दिक का मतलब जहां शब्द नहीं है, नॉन वर्बल, जिसको बोलते हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये आप देखो चित्र, और इसमें आपको कहीं भी कोई शब्द दिखाई दे रहा है? केवल और केवल आकृतियां हैं, कुछ चित्र बने हुए हैं, और चित्र की एक सीरीज बन रही है, एक सीक्वेंस बन रही है, और सीक्वेंस के आधार पर वो चेंज हो रहे हैं। और अब ये पूछ रहा है कि यहां पर क्या आएगा। बच्चों को इस प्रकार से जब पूछते हैं, रीजनिंग में आपने देखा होगा इस क्वेश्चन भी आते हैं, तो यहां पर पढ़ा लिखा या अनपढ़ भी चलेगा। अगर बच्चा कभी भी स्कूल नहीं गया है तब भी वो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर बता सकता है, क्योंकि इसमें कुछ पढ़ना लिखना तो है नहीं। चित्रात्मक होती है, ज्यादातर आकृतियां होती है इसमें, और आकृतियां चेंज होती है, और चेंज एक क्रम से हो रही है। जैसे आप देख रहे हो ये चेंज होकर ये हो गई, है ना, ये एरो यहां हो गया, उसके बाद में यहां हो गया, उसके बाद में यहां हो गया। तो अब ये कह रहा है कि उसके बाद में कहां होगा, इसमें से कौन सा आएगा? ये वाला। हाँ, तो आप 1 बाय 1 कर सकते हो, इसे आप सामूहिक रूप से कर सकते हो, सिंपल है। तो ऐसे टेस्ट को हम कहते हैं, ऐसे इंटेलिजेंस टेस्ट को कहते हैं अशाब्दिक या नॉन वर्बल। तीसरा देखो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक या फंक्शनल इंटेलिजेंस टेस्ट। फंक्शन से बना है फंक्शनल। फंक्शन का मतलब होता है एक्टिविटी करना, कुछ इन्वॉल्व होकर कुछ काम करना, जैसे कुछ चीजों को मिलाना, पहली से वस्तुओं को जोड़ना। आप कुछ वस्तुओं को जोड़ोगे तो कुछ फंक्शन करोगे। ये बच्चा कर रहा है देखो, और टीचर सामने बैठा है स्टॉप वॉच लेकर, और इसने कहा कि टाइम स्टार्ट नाउ। और अब आपको इस बॉक्स में अलग अलग जो आकृतियां दी है उनको जोड़कर इस प्रकार की आकृति बननी चाहिए। अलग अलग बॉक्स कर दिए और फिर जोड़ने को उसको कह दिया।
कि इस टाइप की आकृति यहां पर बननी चाहिए और इतने टाइम में ही बनानी है आपको। तो ये एक प्रकार का क्रियात्मक आईक्यू टेस्ट होता है जिसमें बच्चे को एक निश्चित समय में पहेली सोल्व करनी होती है। उसके बाद में आता है अभाषाई बुद्धि परीक्षण, अभाषाई या नॉन लैंग्वेज, जिसमें कोई भाषा नहीं होती है। जैसे हमने कहा कि एक शाब्दिक होता है, एक अशाब्दिक होता है, लेकिन अशाब्दिक के अलावा एक अभाषाई भी होता है जिसमें किसी प्रकार से कोई संकेत, ये चित्र वगैरह, इमेज वगैरह ये सब नहीं होती है। यहां जैसे बिंदुओं को मिलान करना है और आपको खुद को एक चित्र बनाना है। आपने कई बार देखा अखबारों में आते हैं बच्चों के लिए ना कि आप, हाँ बुक्स में आता है ना, वो एक प्रकार का आईक्यू टेस्ट ही है। और उसमें बच्चों के लिए होता है कि आप 1 से लेकर 100 तक को आप मिला दो, 1 से 2 को मिलाओ, 2 को 3 से मिलाओ, और लास्ट में आप देखना एक चित्र बन जाएगा, एक महिला का, एक गाड़ी का, जो भी चित्र बनेगा। तो इस प्रकार के जो टेस्ट होते हैं उनको बोलते हैं अभाषाई बुद्धि परीक्षण या नॉन लैंग्वेज, बिना भाषा का इस्तेमाल किए चित्रों द्वारा मिलान करना। उसके बाद में बिन्ने साइमन का बुद्धि परीक्षण है। यहां पर एक आईक्यू टेस्ट का नाम है ये BSIT, बिन्ने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट। तो BSIT का फुल फॉर्म आप बता सकते हो? एग्जाम में केवल इतना लिखा होता है BSIT क्या है, तो फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो बिन्ने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट, या हिंदी में कहें तो बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण। यहां पर जो मनोवैज्ञानिक है बिन्ने, अल्फ्रेड बिन्ने है इसका पूरा नाम, 1905 में यहां फ्रांस में इस प्रकार से बच्चों का उसने एक टेस्ट लिया, आईक्यू टेस्ट, इमेज दिखाकर इंसान की चेहरों के भाव से संबंधित इमेज दिखाई अलग अलग प्रकार की, और बच्चों से चित्रों के भाव को दिखाकर पूछा कि बताओ इसमें से कौन सा ऐसा चित्र है जो नाराज है, जो उदास है। अच्छा, इसमें बहुत बारीक अंतर होता है, बहुत छोटा अंतर होता है। मान लो कि उदास है तो मुंह जो है उसका उतरा होगा, वो तो कोई भी पहचान लेगा। लेकिन जब अंतर बहुत कम होता है ना, तो पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। और वहां पर अगर बच्चा पहचान रहा है उस चीज को, तो उसका आईक्यू बहुत अच्छा है। ये मान लो आप इन चित्रों को गौर से देखें और मैं आपको पूछूं इसमें से कौन सा व्यक्ति है जो बहुत ही खुश है। अगर आपको आइडेंटिफाई करना पड़े तो किसको बताओगे कि इसमें बहुत खुश है एक व्यक्ति? 4 या 5 में, है ना? यानी कि इनको देखकर आप बता पा रहे हो, यानी कि आप तो बड़े हैं तो आप आराम से बता सकते हो। लेकिन छोटे बच्चों को ये चीज पूछे ना तो उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगा। वो कहेगा ये कैसे है, हम तो खुश उसको मानते, जोर जोर से हंसता है वो, इसमें तो कोई हंस नहीं रहा है। तो यहां पर इस प्रकार के टेस्ट को BSIT टेस्ट कहा गया है। ये कह रहा है कि थियोडोर साइमन फ्रांस द्वारा पहला बुद्धि परीक्षण किया गया। यह शाब्दिक और अशाब्दिक है। चेहरे के चित्रों का भ्रम तथा आकृतियां पहचानना, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। चेहरे में जो भ्रम और छिपे हुए हैं उनके बारे में। तो BSIT के बाद में यहां पर आता है SBIT, एक टेस्ट का नाम है SBIT, स्टैनफोर्ड बिन्ने का बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट। अब यहां पर जो है ये जो टेस्ट है SBIT, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। SBIT में क्या है कि देखो 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय USA अमेरिका में ये हुआ था। इसका टेस्ट सबसे पहले अमेरिकी बच्चों पर किया गया। लुइस टर्मन द्वारा बिनेट साइमन बुद्धि परीक्षण में कुछ संशोधन करके SBIT का निर्माण किया। यानी कि इससे पहले वाला जो परीक्षण था जिसमें बच्चों को कुछ फेस दिखाए गए, फेस का एक्सप्रेशन दिखाया गया, उसमें कुछ चीजें ऐड करके उन्होंने एक नया परीक्षण लॉन्च किया, नया टेस्ट लॉन्च किया और उसका नाम रखा SBIT। और वर्तमान में इसका 5वां संस्करण जो है चल रहा है, जिसमें अनेक प्रकार की अलग अलग आकृतियां होती है। अब जैसे मान लो कि इस प्रकार से बच्चों को इस प्रकार से अलग अलग टाइप के कुछ चित्र दिखाए और उनको पूछा कि इसमें डिफरेंट टाइप का क्या है। ऐसा पूछ लिया कि इसमें बताओ अलग टाइप का क्या है, इसके अंदर आप बताइए अलग टाइप का क्या है, या यहां पर क्या आएगा। मतलब इस प्रकार के रीजनिंग टाइप के, मतलब मिक्स कर दिए, इसमें अनेक प्रकार की आकृतियों को मिक्स करके, या
सीरीज दे दी कि बताओ ये इस प्रकार से सीरीज चल रही है तो आगे कौन सा अंक आएगा। और आपको ये पहचानना है, आपको ये जानना है कि एक्चुअल में SBIT क्या है और उसमें किस प्रकार के टेस्ट होते हैं। उसके बाद में देखो WBIT अगला टेस्ट है, वेस्लर बेलेव्यू बुद्धि परीक्षण। वेस्लर बेलेव्यू इंटेलिजेंस टेस्ट, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक का नाम है वेस्लर, और उन्होंने एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है बेलेव्यू हॉस्पिटल, वहां पर वो काम करते थे। और वहां काम करते, आप देखोगे बड़े बड़े हॉस्पिटल में मनोवैज्ञानिक चिकित्सक होते हैं, है ना, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। कई लोगों की बीमारियां होती है जो मनोविज्ञान से संबंधित होती है। वो कह रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कई दिनों से बड़ा गुमसुम सा हूं और मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब आपको मनोचिकित्सक की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो है वेस्लर एक बेलेव्यू हॉस्पिटल में मनोचिकित्सक थे और उन्होंने इस प्रकार की मापनी का यहाँ पर प्रारंभ किया था, जो शाब्दिक और अशाब्दिक होती है, बच्चों तथा बड़ों के लिए अलग अलग बनाई जाती है। जैसे मान लो कि इस प्रकार की आकृति है और बच्चों को दे दिया इसे टुकड़े और बोला कि इससे आप घोड़ा बनाओ, ये टुकड़े इससे आप घोड़ा बनाओ, इससे आप आदमी बनाओ, इनको जोड़कर। तो अलग अलग प्रकार की जो आकृतियां इस प्रकार से बनाई जाती है उसका नाम इन्होंने रखा WBIT, वेस्लर बेलेव्यू इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ये छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है। आगे देखो, को का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, ये भी एक प्रकार का IQ टेस्ट है। और ब्लॉक डिजाइन, इसमें कुछ ब्लॉक दिए जाते हैं इस प्रकार से, और ब्लॉक आप व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों कर सकते हो। पूरी क्लास को बहुत सारे ब्लॉक दे सकते हैं और बोल दिया कि अब आप इनको मिलान करके बताएं। आपने वो देखा होगा ब्लॉक जो इस प्रकार से मिलाते हैं, वो भी एक प्रकार का IQ टेस्ट ही है। तो यहां पर ये जो ब्लॉक है, इन ब्लॉक से कुछ यहां पर जब ब्लॉक को फिट करते हैं तो एक आकृति बनती है। और बच्चों को जैसे पूरी क्लास में एक एक ये सेट दे दिया और बोर्ड के ऊपर एक आकृति दिखाई उनको कि आपको जो सेट मिला है उससे इस टाइप की आकृति बनाओ। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और टाइम है आपके पास 2 मिनट का, 2 मिनट में आपको ये बनाना है। और अब वो देखेंगे कि 2 मिनट में कौन बच्चा बना लेता है। और किसी बच्चे ने 1 मिनट बना दिया, किसी ने 1.5 मिनट लिया, और कोई 10 मिनट से संघर्ष कर रहा है। तो ये एक प्रकार का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट होता है IQ का। उसके बाद में एक IQ टेस्ट आता है अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण, पास अलोंग टेस्ट। ये भी आपका व्यक्तिगत और क्रियात्मक दोनों है, लेकिन उम्र 7 से 20 साल के बीच में होनी चाहिए इसके लिए। इस पहेली को सोल्व करने के लिए 7 साल से बच्चा छोटा नहीं होना चाहिए, 20 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। 20 से बड़ा अगर कोई है तो वो आसानी से इसको कर देगा। तो ये भी मतलब इसी प्रकार से है जिसमें आकृतियां बनती है, ब्लॉक को अलग अलग डिजाइन करके जोड़कर। उसके बाद में आता है पोर्टियस का भूल भुलैया टेस्ट। भूल भुलैया टेस्ट, लेब्रिंथ टेस्ट जिसको बोलते हैं, व्यक्तिगत और क्रियात्मक, नॉन वर्बल है, लेकिन आयु कितनी है? 3 से 14, छोटे बच्चों के लिए है ये। और इस प्रकार का टेस्ट है, और बच्चे को बोला कि यहां से आपको यात्रा स्टार्ट करनी है और यहां आपको निकलना है, और किसी भी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है, जहां रास्ता है वहीं से चलना है, और रास्ता भटकना नहीं है। और इस प्रकार से भूल भुलैया में यहां से आते आते यहां से निकल जाएगा। आपने कई बार भूल भुलैया पार की होगी बचपन में, तो उसे कहते हैं पोर्टियस का भूल भुलैया टेस्ट। नाम आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आता है रेवन का प्रगतिशील मैट्रिसेस टेस्ट। यह भी व्यक्तिगत और क्रियात्मक है, आप इंडिविजुअल कर सकते हो, आप पूरी क्लास का टेस्ट ले सकते हो। और इसमें भी जैसे मान लो कि अलग अलग प्रकार की आकृतियां दे दी और एक खाना खाली छोड़ दिया और आंसर दे दिया 4 ऑप्शन, और 4 में से बताओ कि यहां पर कौन सी आकृति फिट होगी। तो आप बता सकते हो कौन सी होगी? 2 नंबर होगी, ये वाली। ठीक है, तो आपका IQ 170। क्योंकि आपने बहुत बड़े सवाल का जवाब दे दिया ना। रेमंड केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण, कल्चर फ्री टेस्ट है ये, संस्कृति मुक्त। मुक्त का मतलब है संस्कृति से आपको अलग रहना है। कल्चर दिमाग में नहीं होना चाहिए कि ये इस जाति का है, इस धर्म का है, इसका पहनावा ये है,
तो वो आपके दिमाग से अलग करें पहले, उसके बाद में आप सोचें कि ये इंसान है, आप उनको इंसान माने और आपको यहां किस टाइप के इंसान दिखाई दे रहे हैं। पहले तो उनको इस प्रकार से बताया जाता है कि आपको धर्म, जाति, संस्कृति, इन चीजों से, भाषा, बोलियों से, पहनावे से अलग रहना है, इंसान को इंसान मानना है। और उसके बाद में इस टाइप का उनको कुछ फिगर दिखाकर इस प्रकार से टेस्ट लिए जाते हैं, उनको संस्कृति मुक्त कहते हैं। जैसे एक आंख वाला ये, और एक आंख वाले को किस नाम से हम जानते हैं, ये टोपी वाला है, ये चश्मे वाला है, ये कोई इसको भूत नहीं बोलेगा। तो इस प्रकार के छोटे बच्चों के लिए ये भी नॉन वर्बल है। उसके बाद में गुड इनफ का ड्रॉ ए मेन टेस्ट, ये 10 साल से कम बच्चों के लिए है, 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। और बच्चों को एक कोरा कागज क्लास में दे दिया और बोला कि इस कागज के ऊपर एक महिला का चित्र बनाओ। अब बच्चे जो है अपने हिसाब से महिला का चित्र बनाएंगे, और किस व्यक्ति ने, किस बच्चे ने कितना अच्छा चित्र बनाया है, उसका आईक्यू टेस्ट उतना ही ज्यादा माना जाएगा। आईक्यू मतलब स्कोर उतना अच्छा होगा उसका। जैसे एक तो इसने बनाया है पुरुष, और एक पुरुष यहां भी है, इसने थोड़ा सा ठीक ठाक बना दिया। तो यहां एक ही क्लास में 3 बच्चों ने अलग अलग टाइप का बनाया है। इसने देखो, इसको बेल्ट भी लगाया, इसकी पॉकेट भी बनाई है, इसको शर्ट पहनाया है, और इसको बेचारे कपड़े नहीं पहनाए बनाए तो है। हाँ, यहां पर देखने से यह भी पता लगेगा कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। बच्चे के दिमाग में आपकी नैतिकता भी होनी चाहिए कि मैं पुरुष बना रहा हूं तो पुरुष को कपड़े पहनाऊं या बिना कपड़ों का पुरुष बना दूं मैं। तो यहां जो है इस प्रकार का जो टेस्ट है, आप व्यक्तिगत ले सकते हो, क्रियात्मक ले सकते हो, नॉन वर्बल होता है ये। लेकिन 10 साल से कम उम्र के गुड इनफ का नाम से पता लग रहा है। देखो, ड्रॉ ए मैन, एक मैन को ड्रॉ करो, आप एक मैन का चित्र बनाओ, एक पुरुष का चित्र बनाओ या वोमेन का चित्र बनाओ। उसके बाद में एक आईक्यू टेस्ट आता है, मोरिल पामर का ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। मोरिल पामर जो है एक मनोवैज्ञानिक है, और उन्होंने एक ब्लॉक बिल्डिंग से संबंधित टेस्ट लॉन्च किया बच्चों के लिए, और ये भी 10 साल तक के बच्चों के लिए है। और ब्लॉक बिल्डिंग नाम से पता लग रहा है, कुछ ब्लॉक को जोड़कर जो है इस प्रकार की आकृति बनाना ब्लॉक बिल्डिंग कहलाता है। तो मोरिल पामर जो है ब्लॉक बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में सेंगुइन का फार्म बोर्ड टेस्ट है। ये एक प्रकार का लकड़ी के गुटके हैं, इसके अंदर आपने देखा होगा मेलों में इस प्रकार की आकृतियां, कुछ चीजें मिलती है और हम बच्चों को दिलाते हैं, और बच्चा उसमें प्रैक्टिस करते करते सीख जाता है। अब उसमें ये सारी आकृतियां बाहर निकाल ली, छोटे बच्चों के लिए, 10 साल से छोटा बच्चा होना चाहिए। सारी आकृतियां बाहर निकाल ली और बच्चे को बोला कि आपके पास 30 सेकंड है और इन खानों के अंदर फिट करो 30 सेकंड के अंदर अंदर। अब वो कितना जल्दी जो है उसका शेप और उस खाने का शेप को मिला लेता है, कितना जल्दी ऑब्जर्व, कितना अच्छे से कर लेता है और जोड़ देता है। तो जितना कम टाइम में करेगा उसका आईक्यू स्कोर उतना ही अच्छा होगा। तो इस प्रकार का टेस्ट है संगीन फॉर्म बोर्ड टेस्ट। अब ये तो हो गए टेस्ट अलग अलग प्रकार के। अब यहां पर बुद्धि और रचनात्मकता में संबंध की बात करेंगे। जहां बुद्धि होती है वहां क्रिएटिविटी होती है, रचनात्मकता। आप इस चित्र को देखें, एक इंसान के दिमाग में कितनी चीजें चल रही है। मैं ये भी बना दूं, मैं वो भी बना दूं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, क्लास हल्ला गुल्ला क्यों कर रही है, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, होमवर्क को और अच्छा कैसे किया जा सकता है, चित्र को थ्योरी के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। जो भी इंसान नई चीज सोचता है उसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी, लेकिन वो उपयोगी होनी चाहिए। अब देखो, सृजनात्मकता किसी नई वस्तु या विचार का निर्माण है, या पूर्व में विद्यमान कोई विचार वस्तु है उसमें कोई नया या मौलिक रूप देना है। देखो, मान लो कि पहले से चला आ रहा है उसको अपडेट करना है, या आपने कोई ऐसा आइडिया दिया बिल्कुल नया है, तो उसे हम कहेंगे क्रिएटिविटी। ये आपकी मौलिक विचार है, लेकिन वो उपयोगी होना चाहिए। आपका विचार मौलिक है, बिल्कुल नया है, लेकिन किसी के लिए उपयोगी नहीं है तो कोई काम का नहीं है, उसको हम क्रिएटिविटी नहीं कहेंगे। उपयोगी होना, जैसे इंटरनेट है, ये किसी की क्रिएटिविटी तो है, आज सबके लिए उपयोगी है, सबके पॉकेट में मोबाइल है,
और पूरी दुनिया के साथ हम कनेक्टेड हैं। ये क्रिएटिविटी है, ये नया था। सृजनात्मकता में बुद्धि का इस्तेमाल होता है, चिंतन होता है, तर्क होती है, कल्पनाएं, सूझ और पूर्व के अनुभव शामिल होते हैं। ये जहां शामिल होते हैं वहां सृजनात्मकता निकलती है। सृजनात्मकता एक प्रकार की इनोवेशन है, जिसको हम कहते हैं नयापन। आप अपने आसपास नजरें दौड़ाइए, कितनी ऐसी चीज आपको दिखाई दे रही है जिसमें आप देख सकते हो कि ये किसी एक इंसान की क्रिएटिविटी है। ये पेन नहीं लग रहा है कि इंसान की क्रिएटिविटी है। उसके बाद में तो कॉपी होती है। ये लाइट, ये कैमरा, ये पंखा, ये एसी, ये बोर्ड, ये सब कुछ, वो घड़ी, ये सब कुछ सृजनात्मकता है, किसी ने सृजन किया है। और बताते हैं कि बच्चों को सृजनशील होना चाहिए। जो स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं ना, क्रिएटिविटी, बच्चा अगर कोई नई चीज बना रहा है, कुछ नया सोच रहा है, तो उसकी हेल्प करना चाहिए। कुछ सवाल पूछ रहा है तो उसका आंसर देना चाहिए, और सवाल और ज्यादा पूछने के लिए उसको इंकरेज करना चाहिए कि शाबाश बेटे। लेकिन ऐसा हम करते हैं? नहीं करते हैं। तो सृजनात्मकता और बुद्धि में संबंध यहां पर, उसमें कुछ तत्व शामिल है, शामिल तत्व। सृजनात्मकता में सबसे पहली चीज आएगी मौलिकता, ओरिजिनलिटी। हम किसे सृजनात्मक कहेंगे? जो एकदम मौलिक है, एकदम ओरिजिनल होना चाहिए, एकदम प्योर नया होना चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए। जैसे किसी ने बोर्ड बना दिया, ऐसा का ऐसा बोर्ड अगर कोई कंपनी बना रही है तो वो सृजनात्मकता नहीं है, वो तो नकल है, वो तो कॉपी है। नवीनता, वो एकदम नया होना चाहिए, और कॉपी नहीं होगा तो वो नया होगा, यानी कि नोवेल्टी। उपयोगिता, यूटिलिटी, वो चीज ऐसी होनी चाहिए जिसका लोग इस्तेमाल कर पाए। अगर आपने कोई ऐसी चीज बना दी जो लोगों के लिए उपयोगी नहीं है तो उसको हम सृजनात्मक नहीं कहेंगे। धारा प्रवाहिता, उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए। धारा प्रवाहिता का मतलब यह नहीं है कि बोलने में ही हो, चीजों में भी धारा प्रवाहिता होती है। जैसे पेन है, तो पेन को तो बना दिया, अब पेन का आप इस्तेमाल करें, आप यूज करें, मल्टी यूजेज भी हो सकती है कोई चीज। तो धारा प्रवाह मतलब उसमें एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी, सीक्वेंसली हम इस्तेमाल कर पाए। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि उसमें चेंज हो सके, ऐसा बनाओ जिसको हम कुछ चेंज करके नया उसको और अपडेट कर पाए। मान लो कि आपके पास कोई आइडिया है, कोई विचार है और वो नया है, जिसे आपने नोट्स बनाए हैं और नोट्स में कुछ चित्र बनाए हैं, तो चित्र ऐसा होना चाहिए कि आप आगे से कभी इसको चेंज भी कर पाओ। बोलते हैं ना, ये तो मैंने बना दिया लेकिन इसको चेंज करके और अट्रैक्टिव भी बनाया जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन होना चाहिए, परिवर्तनशील होना जरूरी है। तो इस प्रकार की सृजनात्मकता इंसान के दिमाग में ये सब चलती रहती है। 24 घंटे में एक इंसान के दिमाग में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं, और उसमें कुछ विचार बड़े क्रांतिकारी होते हैं। अगर उन विचारों को हम थोड़ा सा गंभीरता से लें और उसके ऊपर काम करें तो उसमें बहुत ही सृजनात्मक विचार निकल कर आते हैं। आप कितनी भी चीजें, नई नई चीजें, हमारी सुविधा वाली चीजें जो भी हम देख रहे हैं, वो किसी न किसी इंसान का एक आइडिया ही तो है, और आइडिया को ही हम सृजनात्मकता बोलते हैं। अब यहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है, और ये डायग्राम समस्या की समाधान सृजनात्मक शक्ति से कर रहा है। देखो, ये कह रहा है किसी समस्या का सृजनात्मक हल ढूंढने के चरण, स्टेप टू फाइंडिंग क्रिएटिव सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। यानी कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, अब उस प्रॉब्लम का समाधान कैसे करोगे आप, उसके चरण है। देखो, सबसे पहली बात तो यह होनी चाहिए कि समस्या को आइडेंटिफाई करना, पहचान। आपको पता लग जाए कि यह समस्या है। समस्या का पता लग गया, उसके बाद में समस्या को परिभाषित करना है आपको। परिभाषित का मतलब होता है क्लियर करना कि रियल में प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम कम है या ज्यादा है, तो परिभाषित कर लिया। अब आपने समस्या को एकदम अच्छे से परिभाषित कर लिया। अब आप क्या करेंगे? तीसरे स्टेप पर गत अनुभवों से हल ढूंढेंगे।
अगर ऐसी समस्या पहले भी आई होगी कहीं, आपके समक्ष नहीं तो किसी के समक्ष आई होगी, उससे पूछेंगे या अपने अनुभवों से उसका हल निकालेंगे। पहले के अनुभव जो भी आपके रहे हैं उससे हल निकालेंगे। हल अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे क्या करेंगे, हल न मिलने पर अचेतन मन से उसका समाधान निकालना। चौथा स्टेप क्या होगा, अचेतन, अनकॉन्शियस माइंड। 10% चेतन, 90% अचेतन। यानी कि अब आप उस समस्या को अचेतन मन के ऊपर छोड़ दो कि अभी मैं एक्टिव होकर इसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन जैसे रात को सोते समय मैं अपने आप को बता दूंगा कि मेरे समक्ष ये समस्या है और मुझे इसका समाधान चाहिए। और ये सब प्रैक्टिस करते 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 सूझ के द्वारा आकस्मिक अचानक समाधान आएगा। ये लो, आपकी समस्या का समाधान आ गया। तो उसे हम कहते हैं सूझ के द्वारा समाधान, आकस्मिक, अचानक। कई बार हम कोई चीज रख के भूल जाते हैं घर में, और रख के भूल जाते हैं, उसको जितना ढूंढना था उतना ढूंढ लिया, मिली नहीं, पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया। और उसके बाद में हमने कहा चलो छोड़ो यार, बढ़ने दो। तो उसके बाद में 1 दिन 2 दिन के बाद में दिमाग में अचानक आता है, अरे यार वो तो मैंने उसको दिया था, मैं तो देकर भूल गया, उसको मैंने फोन लगाया, वो मैंने आपको सामान दिया था, हाँ वो तो दिया था, मेरे घर पे पड़ा है, ले जाओ आप। अरे यार मैं तो 2 दिन से परेशान हूं। ये क्या हुआ, ये सूझ हुई, आपके दिमाग में आइडिया आया कि मैंने वो चीज तो उसको दी थी उस समय। तो उससे हम कहते हैं सूझ के द्वारा। ये सूझ आई कहां से, अचेतन मन से। हमारा जो अंदर वाला एक 90% जो दिमाग सो रहा है ना, बड़ा गहरा दिमाग है, उसके अंदर हर समस्या का समाधान है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम उसके अंदर डाल के आप एकदम फ्री हो जाइए और वो धीरे से आपको समाधान बता देगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे, समाधान का मूल्यांकन करेंगे कि समाधान जो हुआ सही हुआ, गलत हुआ, फिर आप फीडबैक लेंगे इसका। तो कहने का मतलब है कि कोई भी इंसान के समक्ष समस्या आती है और वो उसका हल करता है, तो ये उसकी क्रिएटिविटी ही है, ये उसकी रचनात्मकता ही तो है। उसके बाद में हम बात करेंगे संवेगात्मक बुद्धि। यहां तक तो क्रिएटिविटी होगी खत्म। अब आती है संवेगात्मक। संवेग क्या होते हैं, संवेग, इमोशन, भाव, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको हम कहते हैं EQ। गुस्सा कोई भी हो सकता है, लेकिन गुस्सा कब होना है और कितनी मात्रा में होना है और कब नहीं होना है, इसके बारे में हर कोई नहीं जानता। और इसके बारे में अगर जान ले तो हम कहेंगे उसका इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो बहुत अच्छी है। आज हम बात करेंगे, ये आपके जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जीवन में भी ये सफल बनाएगी और एग्जाम में भी, दोनों जगह आपको एकदम लीडर बना देगा ये। देखो, हमने जो बुद्धि पढ़ी थी अभी, अब तक हमने पढ़ा था IQ और अब स्टार्ट कर रहे हैं EQ। ये EQ है। यहां पर मेयर और सेलोवी नाम के 2 अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करके दुनिया को बताया कि यह भी एक प्रकार की बुद्धि है। अगर आप सोचें तो गहराई से, यह प्रकृति के द्वारा दिया गया एक वरदान है। यह 1990 की है, ज्यादा पुरानी नहीं है। मनोविज्ञान हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत पुरानी वाली मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एकदम लेटेस्ट वर्जन है मनोविज्ञान का, और ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यहां तो केवल इतना ध्यान देना है कि संवेगात्मक बुद्धि की शुरुआत करने वाले 2 मनोवैज्ञानिक कौन थे, मेयर और सेलोवी। उसके बाद में देखो आगे जो क्रांति लाने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो आगे आएंगे। मैं उसके बारे में पहले ही बता देता हूं। जो आगे आएगा, जिसने प्रभाव डाला है, वो ये है डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन की जो किताब है, इसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। और अगर आपको टाइम मिले तो टाइम निकाल कर इस किताब के पन्ने पढ़ लेना आप, और जीवन सफल हो जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस। तो डेनियल गोलमैन था जिसने इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत बड़े लेवल पर ले जाकर चीजों को जोड़ दिया। उसके साथ में बताया कि इंसान की सफलता में 80% इसी का योगदान है। IQ तो 20% होता है,
80% हमारा ईक्यू होता है, हमारे इमोशन होते हैं। हम कब गुस्सा हो जाते हैं और कब हम भावों में बहकर इस प्रकार से निकल जाते हैं और फिर हम फेल हो जाते हैं। अच्छा, भाव हमारे ऊपर जब हावी होते हैं ना, तो हमारी कार्य कुशलता प्रभावित होती है, प्रोडक्टिविटी खत्म कर देता है वो, और भाव हमें सफल भी बना देता है। तो भाव कब आना है और कब नहीं आना है, इसको मैनेज करना जरूरी है। अब देखो, मेयर और सेलोवी ने संवेगात्मक बुद्धि के 4 रूप बताए। कितने रूप बताए हैं? 4 रूप में संवेगों का प्रत्यक्षीकरण। पहला बताया संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, प्रिसेप्शन ऑफ इमोशंस, यानी कि संवेगों को समझना। आपके सामने 3 इंसान खड़े हैं और इनके चेहरों को आप गौर से देखें तो आपको लगेगा ये क्या कर रहा है? स्माइल कर रहा है। इमोशन ही तो है ये, स्माइल। और ये क्या कर रहा है? एकदम शांत है वो, और इसने सब कुछ कंट्रोल में किया हुआ है। इसके अंदर खुशी भी है, इसके अंदर क्रोध भी है, लेकिन कब क्रोधित होना है वो मैं तय करूंगा, न कि मेरे भाव तय करेंगे। भाव तो अंदर आ रहे हैं, गुस्सा जबरदस्त आ रहा है, लेकिन गुस्से को एकदम पकड़ के रखा हुआ। तो यहां ये कह रहा है कि कुछ लोग संवेगों को समझ लेते हैं और कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, तो समझना जरूरी है। उससे कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। आपको हर इंसान के संवेग को समझना है। आप कल क्लास में जाओगे पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो बच्चों के चेहरों को देखकर आपको पता लगने लग जाएगा कि कौन बच्चा खुश है, कौन उदास है, कौन चिंतित है, कौन घर से परेशान है, कौन क्लास से परेशान है। ये सब अगर आप पता लगा लेते हो तो आपका ईक्यू अच्छा है। दूसरा, यहां पर अपने विचारों में इनका समन्वय करना। आपके इमोशन और दूसरों के इमोशन से समस्याओं का समाधान और निर्णय कर लेना। जैसे मान लो कि मैंने आपके इमोशन को पढ़ा और मुझे पता लगा कि अब आप लोग थक चुके हैं, तो मैंने कहा चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल। तो ये क्या हुआ? ये मैंने निर्णय ले लिया। क्यों? आपके भावों को पढ़कर कि अब ये लोग थक चुके हैं। तो उसे हम कहते हैं अपने विचारों का उसमें समन्वय कर लेना। यानी कि मेरा इमोशन और आपका इमोशन, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे काम आसान हो जाएंगे। मैं कहूं नहीं मेरा इमोशन ही चलेगा, या तो आपका कुछ नहीं चलेगा, और आपको नहीं हमारा ही चलेगा, आपका कुछ नहीं चलेगा। एक दूसरे का ये मिलना बहुत जरूरी है, समन्वय, कॉम्बिनेशन जरूरी है। इंटीग्रेट दीज इनटू योर थॉट्स, यानी कि इंटीग्रेट कर लेना चाहिए एक दूसरे के साथ मिलकर। संवेगों को समझना, आपको हर व्यक्ति का चेहरा पढ़ना आना चाहिए। प्रत्येक इंसान की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो इमोशन को जान ले कि आपके दिमाग में अब क्या चल रहा है, मैं बता सकता हूं। अब क्या चल रहा है, अब बता सकता हूं। अब आपको भूख लगी है, अब आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है। तो उसे हम कहते हैं संवेगों को समझ लेना। क्या आप समझ पाते हो? समझ लेते हैं आराम से, लेकिन कभी कभी हम चूक कर देते हैं, और जैसे चूक हुआ वहां मिस्टेक हो जाती है, और मिस्टेक होते ही फिर तनाव होता है, दिक्कत होती है। तो यहां पर संवेगों की तीव्रता को जानना है, उपयोगिता और परिणाम को जान लेना है। अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा हो रहे हो, एक संवेग है ये, गुस्सा एक संवेग है, भाव है, तो आप उससे पहले उस पर विचार करें कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। उसका रिजल्ट के बारे में आप पता लगा लें, और उसकी तीव्रता का पता लगा लें कि जो संवेग है वो कितना तेजी से आ रहा है, आराम से आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। तो तेजी से अगर आ रहा है तो फिर वो नुकसान कर सकता है। उपयोगिता, उसकी उपयोगिता है या नहीं है, ये कोई उपयोगिता नहीं है। कई बार हम ऐसी बहस करने बैठ जाते हैं जिसका आसपास से किसी भी चीज से लिंक नहीं है। ऐसे लोगों के साथ, स्तरहीन लोगों के साथ बहस करने स्टार्ट कर देते हैं, जिससे टाइम हमारा खराब हुआ और फिर उस व्यक्ति ने हमारा स्तर भी गिरा दिया, अपने बराबर कर दिया। यहां पर आपको उपयोगिता समझना बहुत जरूरी है कि आप बात किस लेवल के इंसान से कर रहे हो। उस व्यक्ति का लेवल आपसे नीचे का है और वो बहुत ज्यादा ऐसी बहस कर रहा है और जिसके जवाब देना जरूरी नहीं है, तो वहां पर शांत रहना और अपने इमोशन को काबू में रखना सीख लें। ये भी इक्विट है, और परिणाम जान लेना उसका कि रिजल्ट क्या होगा। तो मेयर और सेलोबी के तीसरा जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इमोशन।
चौथा है संवेगों का प्रबंध करना, मैनेजिंग द इमोशन। संवेगों को प्रबंध करना, उपयोगिता क्षमताओं का प्रदर्शन करना। देखो, आपके पास 1 करोड़ रुपए आ गए, अचानक आपको मिल गया, आज मिल गया आपको, वाह, अब अपन कल से कोचिंग नहीं जाएगा। अब कोचिंग किस लिए जाना है मुझे? मेरा काम तो हो ही गया, और सरकारी जो नौकरी है उसमें जितना मिलेगा मैं उससे ज्यादा कमा लूंगा इससे। ये क्या हुआ? आपने अपने इमोशन को अपने अधीन नहीं किया, उसको अपने ऊपर हावी कर लिया। तो हम जो नॉर्मल चल रहे थे वो नॉर्मल वाला सिस्टम खत्म हो गया, मैनेज नहीं कर पाए। इस प्रकार से इमोशन को मैनेज करना इंसान को आना चाहिए। अगर किसी इंसान पर दुखों का पहाड़ टूट गया हो या बहुत ज्यादा खुशियां उसके जीवन में आ गई हो तो दोनों नुकसानदेह है। अगर वो मैनेज नहीं कर पाए तो वो उसके लिए हार्मफुल है। तो मैनेज करना आना चाहिए इमोशन को, संवेगों का प्रबंधन। अब हम बात करेंगे डेनियल गोलमैन की, और गोलमैन ने ये जो पुस्तक लिखी है इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। यहां पर जो लाइन लिखी है ना, इस लाइन में बड़ा वजन है। व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू, ये आईक्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? अब तक हम पढ़ रहे हैं सब कुछ आईक्यू ही है, बुद्धि लब्धि ही सब कुछ है, लेकिन इस इंसान ने साबित कर दिया कि बुद्धि लब्धि सब कुछ नहीं है। बुद्धि लब्धि है ना आईक्यू, उसका जीवन की सफलता में कितना योगदान है? 20% योगदान है, और बाकी सारा किसका है? इमोशन का। यानी कि यहां पर देखो ईक्यू और आईक्यू। ईक्यू का मतलब क्या हुआ? इमोशनल कोसेंट, और आईक्यू इंटेलिजेंस कोसेंट। देखो, इंटेलिजेंस का मतलब हो गया कि आप कितने होशियार हैं, आप कितने तार्किक हैं, आप समस्याओं का समाधान कितना जल्दी निकालते हैं। एक व्यक्ति बहुत होशियार था, वो बचपन से स्कूल में हमेशा से मेरिट में रहा, वो हमेशा ही फर्स्ट रहा। क्या ये बात सही है कि वो जीवन में सबसे आगे जाएगा, सबसे ऊंची सफलता उसको मिलेगी? क्या बात सही है? नहीं, ये सही नहीं है। वो कितना भी अच्छा है, कितना भी होशियार है, लेकिन अगर उसका ईक्यू कमजोर है तो वो सक्सेस नहीं पा सकता। तो इमोशन इंसान का बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। डेनियल गोलमैन के अनुसार सफलता के लिए ईक्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? आईक्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण ईक्यू है। यानी कि बुद्धि लब्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है भावनात्मक बुद्धि लब्धि। डेनियल गोलमैन, यहां पर लिखा है कि इस शब्द को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया। कौन से शब्द को? संवेगात्मक बुद्धि को। दुनिया में सबसे बड़ी पहचान अगर किसी ने दिलाई है तो वो है अमेरिका के डेनियल गोलमैन। पुस्तक का नाम एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, तो डेनियल गोलमैन की पुस्तक का नाम क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि भावनात्मक बुद्धि। उसके बाद में देखो, डेनियल गोलमैन ने भी बुद्धि के 4 पक्ष बताए हैं, अलग अलग प्रकार के 4 पक्ष दिए हैं। पहला वो कह रहा है कि आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। भावनात्मक बुद्धि में गोलमैन कह रहा है कि आप खुद जागरूक है या नहीं। अभी आप बैठे हैं, आपके दिमाग में अलग अलग प्रकार के भाव आ रहे हैं, खाना खाने का भाव आ रहा है, घूमने का भाव आ रहा है, सोने का भाव आ रहा है, पानी पीने जाने का भाव आ रहा है, लेकिन सभी भावों को आपने एकदम कंट्रोल में किया हुआ है। इससे हम कहते हैं आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, भावों को समझ लेना। दूसरा है सामाजिक जागरूकता, यानी कि दूसरों के संवेगों को समझना। आप जागरूक हैं तो आप दूसरों के भावों को भी महत्व दें, उनको भी समझें, और उनके संवेगों को जानना दूसरों के, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। सामाजिक जागरूकता का मतलब यहां पर है कि समाज में हम रह रहे हैं और समाज में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी संस्कृति आपसे डिफरेंट है, जिनका खान पान आपसे डिफरेंट है, जिनकी बोली आपसे अलग है, लेकिन क्या आप उनकी भावों को महत्व दे पाते हैं? अगर दे पाते हैं तो आपका ईक्यू बहुत अच्छा है। आत्म प्रबंधन,
सेल्फ मैनेजमेंट। क्या आपके साथ भी होता है ऐसा? हाँ, अपने खुद के संवेग, आपके अंदर अगर इस प्रकार का भाव उमड़ रहा है कि मैं इस प्रकार से करूं और मेरे अंदर की भड़ास पूरी एक ही आदमी के ऊपर निकाल दूं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि आपके अंदर अगर भाव वो है तो इसके अंदर भी तो क्रिएट कर दिया आपने, इसके अंदर भी तो भाव क्रिएट किया है। और मतलब दोनों ही अगर भावों का, संवेगों का प्रबंधन नहीं कर पाए तो दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। हमारे देश में जितने भी तलाक होते हैं ना, जितने डाइवोर्स होते हैं ना, वो इसके कारण होते हैं कि वो आत्म प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, खुद का और दूसरों के भावों को। यहां जो डेनियल गोलमैन ने 4 जो मूल सिद्धांत बताए ना, जीवन में उनको शामिल कर लो और उनको उतार लो और पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दो, जीवन खुशहाल हो जाएगा, जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं? अपने भावों को दूसरों के ऊपर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि नहीं, मैं तो नहीं करता हूं, मेरे ऊपर कोई थोप रहा है तो क्या करूं? उस कंडीशन में क्या करें? उस कंडीशन में सामने वाले का ईक्यू कमजोर है। आप ये मान के चलो कि मेरा ईक्यू बहुत अच्छा है। मान लो कि ऐसी आपके बहस कभी हो जाए ऐसी, तो आप ये मानना आप कि मैं शांत इसलिए हूं क्योंकि मेरा ईक्यू अच्छा है, और सामने वाले का ईक्यू कमजोर है, वो बेचारा है। थोड़ा दया करना उसके ऊपर, और धीरे धीरे आप देखना इससे छुटकारा मिल जाएगा आपको। उसके बाद में आता है संबंध प्रबंधन, रिलेशन मैनेजमेंट। यहां पर जो है दूसरों के संवेगों का प्रबंधन कर लेना। आपको अगर कोई फायदा चाहिए किसी से, तो दूसरों के संवेगों को जानकर उसको प्रबंधित कर दें, उसके अनुसार व्यवहार करें, आपको फायदा मिलेगा। एक दिन मैंने आपको बताया था कि बच्चे जब घर में जरूरत होती है ना पैसों की, तो पापा का मूड देखते हैं। ये पापा का मूड देखकर अभी मांगना ठीक नहीं है, अभी पापा थोड़े से तनाव में है। ये सब क्या किया उसने दूसरों के संवेगों का प्रबंधन कर लिया। और जैसे ही पापा मूड में आए और पापा के थोड़ा सा क्लोज गया, और धीरे धीरे बातें करते 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 वो ना, मुझे कल 10,000 रुपये चाहिए, बस इतनी सी डिमांड, ये पकड़ो, 10 नहीं तुम 15 लेके जाओ। ये क्या हुआ? ये आपने दूसरों के संवेगों का भी प्रबंधन कर लिया। तो इस प्रकार से हम डे टू डे लाइफ में प्रबंधन करते हैं, कम और ज्यादा हो सकता है। तो ये हो गया अपना बुद्धि वाला पार्ट यहां पर कंप्लीट।